नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद को हिंदू बताया है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा है कि गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। अब इस बयान पर बीजेपी ने न सिर्फ कमलनाथ बल्कि कांग्रेस को भी घेरा है। मैं तो कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं। कमलनाथ का ये बयान मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मचा सकता है, क्योंकि कमलनाथ ने हिंदू को लेकर जो बयान दिया है उसमें बेवकूफ शब्द भी जोड़ दिया है। मतलब खुद को गर्व से हिंदू तो बताया है, लेकिन कहा है कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। धर्म के आधार से तमिलनाडु में अपहरण, जैसे तमिलनाडु ने विवाद शुरू कर दिया भाषा पर। आपने 25-30 साल से खालिस्तान का नाम भी सुना होगा, आज खालिस्तान के नारे लगे। ये हालात है देश, ये शुरुआत, ये तो ये पौधे डाल रहे हैं। आज तमिलनाडु में है, कहीं कुछ और धर्म निर्देशना की बात करें, कोई शक नहीं, हम सब इसमें विश्वास करते हैं। मैं तो कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं। ये हमें कहना, हमें कौन सी शर्म आती है? पर आप धर्म को तो राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हाल में हुई हिंसा की घटनाओं पर कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा वार किया है। कमलनाथ कहते हैं हर जगह विवाद हो रहा है, अब भाषा विवाद तमिलनाडु में शुरू हो गया है। खालिस्तान का मुद्दा फिर गर्मा रहा है। ऐसे में हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। धर्म नीचता का मामला है, सार्वजनिक नहीं। कांग्रेस धर्म को इवेंट नहीं बनाती। ये हमारी अपनी धारणा है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं बनाते, हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। विश्वास कम रखता हूँ, हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है, ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। जाहिर है कमलनाथ ने चुनाव से पहले हिंदू होने का जो सार्वजनिक दावा किया है, वो भी ये कहकर कि बेवकूफ नहीं हूं, उस पर बीजेपी का जवाब आना लाजमी था और आया भी। बीजेपी ने कमलनाथ के इस बयान पर उन्हीं को घेरा है। देखिए कमलनाथ जी, आप हिंदू हैं या आपकी पार्टी में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि इस देश में हिंदुओं के मान, हिंदुओं के सम्मान, स्वाभिमान, अस्मिता के मुद्दों पर कांग्रेस दोगली राजनीति क्यों करती है। सवाल यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस क्यों करती है। सवाल यह है कि जो आस्था के बिंदु हैं, जो आस्था के प्रतीक हैं, प्रेरणा के कारण हैं, भारत की संस्कृति के प्रादुर्भाव के कारण हैं, उन पर कांग्रेस आंखें क्यों चुराती है, दोहरा व्यवहार हिंदुओं के साथ में करती क्यों है। सवाल संविधान का मानने का है, सवाल निष्पक्षता का है, सवाल इस देश की संस्कृति को प्रणाम करने का है। सवाल केवल इतना है, बाकी आप हिंदू हैं या आपके कांग्रेस के अध्यक्ष ईसाई हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी साफ है कि 2023 के चुनावी मिशन में जुटी बीजेपी और कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडे पर एक बार फिर निकल पड़ी है। इस बयान की गूंज आने वाले चुनाव तक सुनाई दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा हर चुनाव में कहीं से आ ही जाता है। इस बार पूर्व सीएम कमलनाथ ने खुद को हिंदू बताया है। कमलनाथ ने कहा, मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ हिंदू नहीं हूं। इस बयान पर बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आगे बढ़ेंगे। धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ा है। पहले आदिवासी समाज के लोग डिलिस्टिंग की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, फिर ईसाइयों ने डिलिस्टिंग के विरोध में मोर्चा खोला और अब लगता है ये मुद्दा सियासी हो चुका है। इसलिए खुद सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। इल्जाम है कि बीजेपी के दौर में ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्च बने, तब बीजेपी मौन थी, अब शोर बुलंद कर रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम के बीच धर्मांतरण का मुद्दा सियासी शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। एक शुक्रवार को जशपुर में आदिवासी समाज की हुई महारैली की है, जिसमें जनजातीय सुरक्षा मंच ने डीलिस्टिंग के समर्थन में रैली निकालकर धर्मांतरित आदिवासियों के आरक्षण खत्म करने की मांग की थी।
आदिवासी नेताओं का कहना है कि आदिवासी समाज के लाखों लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और आदिवासी के साथ अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर आरक्षण का दोहरा लाभ ले रहे हैं। डिलिस्टिंग का मतलब है जो जनजाति अपने धर्म को, परंपरा को छोड़ करके दूसरे धर्म में चला गया है, इसका मतलब ये है डिलिस्टिंग। और दूसरे धर्म में चला गया, उसको आरक्षण पाने का अधिकार नहीं है। पूरे देश में जनजातीय सुरक्षा मंच इस डिलिस्टिंग का विषय को लेकर के और लगातार जिला मुख्यालयों में आंदोलन कर रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर आदिवासियों की मांग के विरोध में शनिवार को ईसाई समाज की हुई रैली की है। करीब 20,000 ईसाई समाज के लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। ईसाई समाज के लोग धर्मांतरित आदिवासियों के आरक्षण खत्म करने की मांग का विरोध कर रहे हैं। मौसम चुनावी है, इसलिए मुद्दा भी सियासी है। कांग्रेस का मानना है कि सूबे में चुनाव को देखते हुए धर्मांतरण के मुद्दे को सियासी हवा दी जा रही है, इसलिए धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी के समय सबसे ज्यादा चर्च बने हैं, उस समय सब मौन थे, अब बीजेपी धर्मांतरण का सियासी शोर मचा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सबसे ज्यादा चर्चे बने, सबसे ज्यादा चर्च यदि बना है रमन सिंह की सरकार में बना है, और उस समय मौन थे, और आज जब नहीं हो रहा है तो हल्ला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, या तो सांप्रदायिकता की बात करेंगे या धर्मांतरण की बात करेंगे, इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं। धर्मांतरण के नाम पर ये बदनाम भूपेश बघेल की सरकार जब उस पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है, तब वो कहती है कि बीजेपी के शासनकाल में धर्मांतरण अधिक होता है। भूपेश बघेल में यदि थोड़ी भी नैतिकता है, इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है, तो बताएं कि कब कब और किस किस तिथि पर, किस किस डेट पर धर्मांतरण की घटनाएं यहाँ पर हुई है। यानी डीलिस्टिंग का मुद्दा आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में और ज्यादा शोर मचाएगा। तो जानना जरूरी है कि डीलिस्टिंग आखिर है क्या। आसान भाषा में डीलिस्टिंग का मतलब है कि जो लोग धर्म परिवर्तन करने के बाद लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उन्हें आदिवासियों की सूची से बाहर किया जाए। मतलब अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे लोग जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है, जो अब भी डंके की चोट पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का लाभ लेते हैं, ऐसे लोगों को डीलिस्टिंग करके आरक्षण से वंचित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। डीलिस्टिंग के पक्ष और विपक्ष में सड़कों पर आंदोलन हो रहा। डीलिस्टिंग मतलब धर्मांतरण वालों को आरक्षण लाभ ना मिले। आरोप है कि धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ लेते हैं। मांग है ऐसे लोगों को डीलिस्टिंग कर आरक्षण से वंचित किया जाए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए नया फॉर्मूला लेकर आई है। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मची सियासी खींचतान। महापौर पद के दावेदारों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि जो विधायक महापौर चुनाव जीत सकते हैं, उन्हें टिकट मिलेगा। यही नहीं, अगर विधायक की पत्नी या बेटा भी चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं तो उन्हें पार्टी टिकट देगी। हालांकि कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर बीजेपी ने पूछा कि उदयपुर में तय हुए 1 टिकट 1 फैमिली सिस्टम का क्या हुआ। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होना है। जाहिर है दोनों ही दलों ने इन चुनावों में दबदबा कायम करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। ग्राउंड पर काम करने से लेकर वार पलटवार का सिलसिला तेज हो चुका है। एक तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप, तो दूसरी तरफ चुनाव जीतने के नए नए फॉर्मूले। इस कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने महापौर प्रत्याशियों के सवाल पर कहा है कि पार्टी विधायकों, उनकी पत्नियों और बेटों को भी टिकट देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि वो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों। हाँ, तो अगर वो महापौर बन जाएगा तो विधानसभा में उसको 8-10 महीने तो रहेगा ही। और तो विधायकों को भी देंगे। हाँ, विधायकों को भी देंगे। अगर विधायक जीतने वाला है, अगर विधायक का बेटा जीतने वाला है, विधायक की पत्नी जीतने वाली है, क्यों नहीं देंगे? सर, कोई सर्वे भी कराएंगे क्या इसको लेकर? सर्वे मैंने बहुत करवा लिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर तंज कसा है।
हाल ही में कांग्रेस के उदयपुर डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने 1 टिकट 1 फैमिली के फॉर्मूले पर चलने का इरादा जताया था। ऐसे में विधायकों की पत्नी या बेटों को भी टिकट देने की रणनीति कांग्रेस की 1 टिकट 1 फैमिली फॉर्मूले में कैसे फिट बैठेगी? देखिए, अभी तक कहावतों में सुना था कि गिरगिट तेजी से रंग बदलता है, लेकिन कांग्रेस वाकई गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाली साबित हो गई। अभी अभी तो राजस्थान के चिंतन शिविर से बाहर निकलकर कहा जा रहा था कि ये परिवारवाद और पट्टावाद से दूर हटेंगे, लेकिन इस पर घोर निष्ठा के साथ में चलने की बात स्वयं पीसीसी अध्यक्ष कर रहे हैं। इसका मतलब है इनका कोई दीन धर्म नहीं है, ये परिवारवाद और पट्टावाद पे ही चलने वाली पार्टी है, क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक इन्हीं को पालने पोसने का काम करते, यहां कार्यकर्ताओं की कदर नहीं होने वाली। इसलिए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता बुरी तरह से पराजित करेंगे। जनता तो पहले ही बार बार करती है। हाल ही में उदयपुर में हुए कांग्रेस चिंतन शिविर में परिवारवाद पर गहन मंथन हुआ था। पार्टी 1 टिकट 1 फैमिली के फॉर्मूले पर काम करती है तो एक परिवार से सिर्फ 1 टिकट मिलने का मौका रहने वाला है। लेकिन क्या सही मायनों में कांग्रेस पार्टी इस फॉर्मूले पर अमल कर पाएगी? क्या अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोपों को कांग्रेस धो पाएगी? विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस ने ये नया फॉर्मूला निकाला जरूर है, लेकिन जमीन पर इसे अमली जामा पहनाना अभी दूर की कौड़ी है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए नया फॉर्मूला लेकर आई है। जो विधायक महापौर चुनाव जीत सकते हैं उन्हें टिकट मिलेगा। विधायक की पत्नी या बेटा भी चुनाव जीत सकते हैं तो टिकट देगी। कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर बीजेपी ने उदयपुर मंथन याद दिलाया। पूछा कि 1 टिकट 1 फैमिली सिस्टम का क्या हुआ? वाकई में सवाल खड़ा होता है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक बार फिर से बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि दिग्गज नेताओं के कॉकस को तोड़ने के लिए आला कमान कुछ बड़े निर्णय लेने जा रहा है, जिसके संकेत कई मौकों पर मिले हैं। बीजेपी के इस बदलाव के बयार पर सियासत भी तेज हो गई है। लगातार 15 सालों तक सत्ता चलाने के बाद साल 2018 में विपक्ष में आई छत्तीसगढ़ बीजेपी के अब तक मजबूत विपक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। जो धार विपक्ष में होनी चाहिए वे धार धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। जानकार मानते हैं कि मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित संगठन के अन्य बड़े पदाधिकारी रमन गुट के हैं। इन सब के बीच एक बार फिर बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की बयार बहने लगी है। बीजेपी में बदलाव की इस बयार पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। एक सशक्त विपक्ष छत्तीसगढ़ में जरूरत है और उस भूमिका में अभी तक छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं दिख रही है। ये केंद्रीय नेता भी महसूस कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की आम जनता भी महसूस कर रही है। इसको देखते हुए भाजपा हाईकमान ने यह संकेत अलग अलग तरीके से दिया है कि बदलाव होगा। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को छत्तीसगढ़ के हालात की पूरी एक एक चीज़ की जानकारी है और उन्हें यह भी मालूम है कि उनके जो भी नेता हैं, चाहे वो बड़े पदों में बैठे हुए मोर्चा प्रकोष्ठ के नेता हों या फिर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सारे के सारे पिछले 15 साल में दागी रहे हैं। सबके ऊपर में भ्रष्टाचार के, वादा खिलाफी के, करप्शन के आरोप हैं और जनता इनको नापसंद करती है। इस चीज़ को इनका आलाकमान जानता है। दरअसल बीजेपी संगठन में जिम्मेदारों के कार्यों से संगठन आलाकमान बेहद ही नाराज चल रहा है। युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा, दोनों के प्रमुख जिम्मेदारों को कई बार फटकार लग चुकी है, मगर इसका व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा। इन सब के बीच जो चर्चा है वह ये है कि बीजेपी में बदलाव की बयार तेज हो गई है। प्रमुख पदों से औसत नेताओं की होगी छुट्टी। कार्यकारी पद देने की भी तैयारी में बीजेपी आलाकमान। अध्यक्ष का चेहरा बदलने की चर्चा तेज। 2-3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा। युवा और महिला मोर्चे के अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चा। अलग अलग वर्ग के नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी। सभी वर्गों को साधने के लिए संगठन में प्रमुख पद देने की कवायद। रमन गुट की ताकत को कम करने अन्य गुटों के नेताओं को एंट्री। इन तमाम बड़े बदलावों की चर्चा के बीच बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि बीजेपी संगठन कांग्रेस के बयानों पर या मीडिया की चर्चा पर नहीं
बल्कि फीडबैक के आधार पर कार्य करता है। राजनीतिक कयास है, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और रमन सिंह ने इसकी पुष्टि भी एक तरह से की है कि कई लोग कपड़ा सिलवा लिए हैं। तो उनका ये फार्मूला है, ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं जो अलग अलग समाजों के होंगे और जिनकी अलग अलग भूमिका होगी। देखिए, चर्चाएं जो लोग हैं वो करते रहते हैं, मीडिया करता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, शीर्ष नेतृत्व है, वो अपने नीतिगत आधार पर काम करता है। किसी कांग्रेस के कथन से या फिर मीडिया की कोई बातचीत है, इस तरह से नहीं होता। फीडबैक लेते हैं, वास्तविकता क्या है, कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है, ये तमाम प्रकार के विषयों पर निर्णय होते हैं और उसके बाद बड़े बड़े निर्णय होते हैं। आपने देखा जो कांग्रेस लगभग 125-130 साल में नहीं कर पाती, ऐसे बड़े निर्णय हो जाते हैं। कभी सांसदों की पूरी टिकटें कट जाती है, पूरे मंत्रिमंडल परिवर्तित हो जाता है हिम्मत कांग्रेस में इस तरह की चीजों को करने का। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। मौजूदा सत्ताधारी दल कांग्रेस दोबारा सत्ता पाने के लिए संगठन में कसावट शुरू कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए अब भी कयासों और अटकलों पर ही चल रही है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी में बह रही बदलाव की बयार कहां जाकर थमती है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो एमपी और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एमपी से भाजपा उम्मीदवार घोषित तो राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित। बीजेपी ने कविता पाटीदार को उम्मीदवार बनाया है। न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। बीजेपी ने कविता पाटीदार को उम्मीदवार बनाया है। एमपी से बीजेपी उम्मीदवार घोषित की गई है कविता पाटीदार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक बार फिर माफ कीजिएगा, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है, जहां पर एमपी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। तो वही न्यूज़ 18 पर बीडी शर्मा एक्सक्लूसिव कविता पाटीदार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे कार्यकर्ता को हमेशा अवसर मिलता है। ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला को अवसर मिला है। बीजेपी हमेशा से सबके साथ सबके विश्वास में भरोसा करती है। ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, इस पर संगठन कटिबद्ध है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अपने एक उम्मीदवार का नाम तय कर दिया है। कविता पाटीदार राज्यसभा जाएंगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। विष्णु शर्मा जी, कविता पाटीदार का राज्यसभा जाना, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये सोचती है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, कि समय के अनुकूल क्या आवश्यकता है, तो एक अच्छे कार्यकर्ता को हमेशा अवसर मिलते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी इस दिशा में लगातार मंथन के साथ ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर मिले। तो बहन कविता पाटीदार हमारी बहुत अच्छी कार्यकर्ता, प्रदेश की महामंत्री हैं, जिला पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं इंदौर की, और एक लॉ फील्ड में अच्छा काम करने वाली उस दिशा में भी उन्होंने काम किया है। तो इसलिए अच्छे कार्यकर्ता को अवसर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है और हमारे ओबीसी वर्ग की प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी और महिला बहन को जो अवसर मिला है, मैं उनको बधाई देता हूं और माननीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। सर, उनका नाम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा वक्त में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल रही थी संगठन के लिहाज से, तो संगठन के एक व्यक्ति का राज्यसभा जाना और वो भी मध्य प्रदेश से ही है, तो इसको आप क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो और मजबूत होगा और कहीं ना कहीं उनका नाम जाना ये भी साबित करता है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पे बीजेपी में पहुंच सकता है? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश का हमारा जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो टीम स्पिरिट है, हम जो सोचते हैं वो सब मिलकर के मध्य प्रदेश के लिए अच्छा क्या होगा, तो सबने मिलकर के इस प्रकार से जब हम विचार विमर्श करते हैं तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन सारी बातों को हमेशा से ये किया है कि मध्य प्रदेश में एक अच्छे कार्यकर्ता
और इसी नाते से संगठन की वो महामंत्री हैं, लगातार कई मुद्दों पर एक बेहतर काम उन्होंने किया। हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी महामंत्री, एक नहीं सभी महामंत्री मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी टीम के एक कार्यकर्ता को आज राज्यसभा के प्रत्याशी बना करके मैं माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय नड्डा जी का और हमारे मध्य प्रदेश के सभी नेतृत्व का, हमारी टीम का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के काम के लिए और वो आगे मेहनत करके मध्य प्रदेश के संगठन को और मजबूत करें। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, ओबीसी चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ओबीसी चेहरा है जो राज्यसभा में जाएगा, ये वक्त की जरूरत भी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास। मैं ऐसा मानता हूं कि केवल एक वर्ग नहीं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, उनको अवसर देना, इस पर हमारा संगठन प्रतिबद्ध है और संकल्प लेकर के काम करता है। तो इसलिए ओबीसी समाज वर्ग की हमारी बहन को ये अवसर मिला है, ये वास्तव में ही मध्य प्रदेश के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो अवसर दिया है, ये बहुत बड़ा काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश को अवसर देकर के किया है। इसलिए मैं पुनः एक बार उनका धन्यवाद करता हूं। और ओबीसी समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व मिलना राज्यसभा के अंदर, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन ने उठाया। तो ये हैं वीडी शर्मा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।